today today I have Subhasis Das as my guest, and he is here today not to discuss about his research. जो आप उनके शोध के बारे में, मेगालिथ के बारे में अगर आपको सुनना है तो उन्होंने एक एक्सटेंसिव लेक्चर यहीं दिया था नॉलेरियंस पे, उसको आप सुन सकते हैं। फिर दोबारा उनसे उनसे मिलने का मौका हमें तब मिला जब हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे, द एनिग्मेटिक साइकिलडोपीज, और उन्होंने बहुत ही शोधपरक और बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से बताया था कि ये जो सूर्य उपासक साकलदीपी ब्राह्मणों का जो समूह है वो कैसे भारत आया, और उनके विकास और उद्गम के बारे में, और उनके उनके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन पे चर्चा हुई थी। लेकिन आज सुभाषिस दास फिर हमारे साथ हैं, और कारण बिल्कुल ही अलग है। आज साहित्य पे चर्चा है, और साहित्य में भी कविताओं पे चर्चा है। और कविताओं पे चर्चा नहीं है, कविताएं वो नरेट करेंगे, जो दोनों में होगा। अंग्रेजी में भी कुछ होंगे कविताएं, कुछ हिंदी की कविताएं होंगे, और उनकी कविताएं जो हैं वो उनके शोध के ही भांति मैं कहूंगा कि बहुत ही इनरिच्ड है, और उसमें एक आंचलिक टच है, रीजनल टच है। हजारीबाग की खुशबू आपको आएगी जब उनकी कविताओं को आप सुनेंगे। उसमें गांव का जो एक मिट्टी का असर होता है वो आपको देखने को मिलेगा। और फिर देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे हम मैच्योर करते हैं, चाहे वो काव्य में हो चाहे जीवन में हो, और वो धारा हमें ले जाती है स्पिरिचुअलिटी की ओर, अध्यात्म, धर्म नहीं अध्यात्म। तो उस आध्यात्म का पुट भी उनके कविताओं में आपको मिलता है। तो उनका मैं थोड़ा फॉर्मल इंट्रोडक्शन करूंगा। मंच है नॉलेरियंस का, और जैसा कि कहा गया है कि जो कविताएं होती हैं वो साहित्य की ताज होती है। साहित्यिक मतलब पोएट्री इज लाइक अ क्राउन ऑफ लिटरेचर। एंड एग्जैक्टली व्हाट इज पोएट्री? आई वाज रीडिंग एक मैं वाक्य पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि पोएट्री इज नथिंग बट व्हाट यू ब्रीद इन इज एक्सपीरियंस, एंड व्हाट यू ब्रीद आउट इज पोएट्री। तो अनुभव, और जो आप ये कह सकते हैं कि ये जीवन का अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम है एक ऐसा प्राणायाम है। प्राणायाम जो आयाम मतलब डायमेंशन, और प्राण को जो डायमेंशन देता है प्राणायाम। तो जीवन को डायमेंशन देने वाला जो चीज है वो कविता है, जिसमें आप क्या अनुभवों को ब्रीद इन करते हैं, और कविता जो है आप ब्रीद आउट करते हैं। तो आज के संध्या और बातचीत को बढ़ाने के लिए, जैसे कल भी मैंने इसको एक कोट किया था जब हमारे साथ थी प्रतीक्षा कर्ण, कि लिटरेचर स्पीक्स विथ एवरीवन इंडिविजुअली। जो ये हमारी जो साहित्य होती है वो वन टू वन टॉक होता है जो उसको सुनता है। और ये जो कोट है ये मैंने लिया है हेरेता मुलर, जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर थी 2009 की। वो कहती हैं कि लिटरेचर स्पीक्स विथ एवरीवन इंडिविजुअली, इट इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी दैट स्टे इनसाइड आवर हेड। ये हमारा निजी धन है। अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं या शोध करते हैं तो उससे जो जो अनुभव जो आप एकत्रित करते हैं वो आपका अपना निजी निजी धरोहर है। एंड नथिंग स्पीकिंग टू अस एज फोर्सफुली एज अ बुक। एक किताब से ज्यादा अधिक मतलब तेज तरीके से हमसे कोई इंडिविजुअली बात नहीं करता है, और वो हमसे कुछ भी विच एक्सपेक्ट्स नथिंग इन रिटर्न। उनको कुछ वापस नहीं चाहिए। क्या चाहिए उनको वापस? अदर देन दैट वी थिंक एंड फील। सो वो थिंकिंग और वो फीलिंग की जो चीज है, जो हम पुस्तक पढ़ के आती है या जो लिटरेचर या साहित्य से जुड़ के आता है, उसी को हम जीने का प्रयास करेंगे आज के शाम। और हमारे साथ हैं सुभाषिस दास, और एक शाम कविताओं के नाम। और सुभाषिस दास के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो छोटा सा संक्षिप्त इंट्रोडक्शन की, he is a he is a multifaceted personality who has invested a lot in research, singing. As a guitarist, he is also a sketch artist. He writes well as an author, and he is a poet. So for us as a Xaverian, and for from all of us who belong to Hazaribagh, and also he is revered along his peers, among his peers throughout the world. So he will be today sharing his timeless wisdom at Nolarians, which is reflected in his poetry. So
I want to introduce him with a poetry and a quote from Viktor Frankl. And Viktor Frankl wrote a book which is called The Man's Search for Meaning. And he was a Holocaust survivor. He wrote, and what he says that if ever more people today have the means to live, but no meaning to live for. तो इसको अगर हिंदी में हम कहना चाहेंगे कि जरिया अनेक हैं जीविकोपार्जन के, जीवन के अर्थ के लिए नहीं कोई जिज्ञासा, काल चक्र में संघर्ष मुख्य है, हर रोज जारी है एक तमाशा, किरदार में अपने हैं इस कदर डूबे कि भूल गए हैं रंगमंच का नियम, पर्दा जो गिर गया तो तमाशा समाप्त है, फिर याद आएगा ज्ञान वो परम, कि एक पतंगा जीवन क्षण भंगुर, अस्तित्व के विराट अर्थ को ढूंढिए हुजूर। तो ऐसे ही अस्तित्व के विराट अर्थ को ढूंढने वाले और ऐसे ही जिज्ञासा को रखने वाले जो जीवन को पैनी निगाह से देखते हैं, एक शोधार्थी की तरह और एक कवि और एक लेखक की तरह, सुभाषिस दास का स्वागत है आज नॉलेजियंस के मंच पे। सर, द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू रंजीत, और जो भी सुनने वाले हैं उनको मेरे तरफ से हार्दिक जोहार, और रंजीत आपको भी मेरे तरफ से जोहार। भाई आपने तो विशाल एक पुल बांध दिया मेरे परिचय का। I'm a very small man, but I am very much impressed about all these things that you spoke about poetry. ये हमें बहुत खूबसूरत लगा आपकी इस बात की एक्सपीरियंस जो अंदर जाता है और बाहर निकल कर आता है। पोएट्री, हाउ वंडरफुल! इतनी खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्रेस किया इसको, और ऊपर से आपने वो जेंटलमैन का, आई फॉरगेट हिज नेम, विक्टर, क्या नाम बताया आपने, फ्रैंकल का, आपने वो एक्सप्रेशन भी दिया। इस जीवन तो है, जीवन का क्या है, जीवन जीने का मीन्स तो है, लेकिन जीवन का मीनिंग नहीं है। हाउ वंडरफुल! ठीक है रंजीत, ये मेरे लिए ये एक बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि कविता पाठ मैंने आज तक कभी भी ऑनलाइन किया नहीं हूँ। आई हैव रिटन, आई हैव नॉट पब्लिश्ड एज इन बुक्स। हाँ, मेरे पत्रिकाओं में, तरह तरह के पत्रिकाओं में छपे हैं मेरे, विभिन्न पत्रिका ऑल ओवर द इंडिया में, कंट्री में, इवन इन न्यूज़पेपर्स, बट आई हैव नो बुक्स टू माय क्रेडिट। लेकिन आई हैव कंपाइल्ड, इनफैक्ट अभी तो मेरा जो बुक्स का मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो भी मेरा बुक का ही पब्लिकेशन है। आई राइट बुक्स, एज यू नो दैट। तो अगला प्रोजेक्ट के बाद अभी ये तो प्रॉब्लम हो गया कोविड का, इसमें पब्लिशर लोगों का भी बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, उन लोगों का भी। तो इसके बाद ही मेरा एक हिंदी और एक इंग्लिश का एक प्रोजेक्ट है। आई हैव कंप्लीटेड ऑल, आई हैव बीन राइटिंग सिंस माय चाइल्डहुड, तो जो सिलेक्टेड है आई विल डू दैट। तो बगैर ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आज का कार्यक्रम अकॉर्डिंग टू रंजीत, मैं उनका परमिशन लेके स्टार्ट करना चाहूंगा। श्योर सर, तो पहला हम अपनी कविताएं मैं बाद में पढ़ूंगा। सबसे पहला मैं, मेरा बहुत ही एक प्रिय कवि है हरिवंश राय बच्चन, उनकी एक कविता से मैं शुरू करना चाहूंगा। मैं बता दूं भाई, मैं देख के पढ़ूंगा, चाहे अपना वाला कविता भी क्यों ना हो। आई विल रीड इट आउट, आई होप प्लीज यू विल नॉट माइंड माय। नो प्लीज गो अहेड। पहला कविता बच्चन की है, तो उनसे मैं शुरू करना चाहूंगा। इसका नाम है बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर। बहुत ही खूबसूरत कविता है उनका। कविता तो आप तो जानती हैं, मधुशाला, ये तो मेरे साथ हमेशा ही रहता है। वन ऑफ द मोस्ट wonderful books India has ever produced in the modern times is this poem, poetry book। तो उनकी कविता, बैठ जाता हूं मिट्टी में अक्सर, क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है।
मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपने मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं। वाह। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने ना मोहब्बत बदली और ना दोस्त बदले। एक घड़ी खरीद कर हाथ पर क्या बांध ली, वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून में, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कर ऐ गालिब, सुकून की बात मत कर ऐ गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। याद है ना बचपन के वो इतवार? कितना मस्ती होता था जब उठते थे। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरी होती है, अपने पैसों से तो बस जरूरत ही पूरी हो पाती है। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत हो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द को छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखने की कोशिश करता हूं, लापरवाह हूं फिर भी सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा, मेरा कोई मोल नहीं है। आई एम नॉट वर्थ ऑफ एनीथिंग, बच्चन कहते हैं। फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं, जैसे कि यहाँ रंजीत। चाहता हूं कि यह दुनिया को बदल दूं, पर दो वक्त की रोटी की जुगाड़ से फुर्सत नहीं मिलती दोस्तों। महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, फिर भी ये वक्त मेरे हिसाब से ना चला। यूं ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं, पता नहीं था कीमत तो चेहरे की हुआ करती है। चेहरा, दिल को साफ करके इस जमाने में हम क्या करेंगे? दिल चाहे जितना भी गंदा क्यों ना हो, चेहरा साफ होना चाहिए, क्योंकि कीमत तो चेहरे की हुआ करती है। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, अगर है तो फिक्र क्यों? बहुत खूब, बहुत। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर नहीं अगर है तो उसका है फिक्र तो उसका क्यों। फिक्र क्यों? ये कविता तो और भी लंबा है, तो हमने बस इतना ही उनका चुना। काफी आशा है, प्रासंगिक था, और मुझे लगता है कि एक आज के शाम को किक स्टार्ट करने के लिए इससे बेहतरीन कविता नहीं हो सकती थी। है ना? बहुत खूबसूरत, थैंक बहुत यू वेरी खूबसूरत। मच। तो अब मैं अपना कविता आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जी। जानता हूँ कि भाई कविता लोग पढ़ते बहुत कम है, स्वाभाविक है। लोगों को कविताएं कम समझ में आती है, तो लेकिन मेरी भाषा बड़ा सहज है, सरल है। इट्स नॉट लाइक दोस बिग बिग लिटरेचर्स। हम तो साधारण लिखते हैं। आशा है आप सबको पसंद आएगी। तो शुरुआत करते हैं छोटी छोटी 4 लाइन की पंक्तियों की कविता के साथ। ऑल डिपेंडेंट ऑन द सीजन्स। पहला लेते हैं बसंत। मार्च का महीना, मुरझाए खेत, बसंत की बहार, जीवन की अद्भुत विरोधाभास। फिर आएगी वर्षा,
अगस्त का महीना, पानी, धान का खेत, काले घने झील पर तैरता सफेद हंस। और इस सीरीज में फाइनली जाड़ा, हरे पत्तों पर पीले धब्बे, जाड़े में फॉल होता है ना, हरे पत्ते पर पीले धब्बे, झगड़ते मैने, मैना केवल झगड़ते रहता है, ठंड, दूर दूर तक फैला क्षितिज, सुनहरी धूप, हवा, घास, पोखर, पहाड़ी, ईश्वर। थैंक यू। बहुत बहुत। सो पहला कविता, आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस पोएम टू वन ऑफ माई, बहुत ही मेरा फेवरेट पोएट है अमृता प्रीतम। हालांकि इस कविता में अमृता जी का कोई इसमें नाम नहीं, ये हमने लिखा था 70 के दशक में, और उस समय ये कविता छपी थी किसी पत्रिका में 70s में, और मुझे संभवतः जितना याद आता है 22 या 23 रुपया मिले थे मुझे टू राइट दिस पोएम। ये पोएम जब लिखा था, द सोशल कंडीशन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन अलग था, आज काफी फर्क है। तो इस कविता को काइंडली आप 70 के दशक के संदर्भ में समझेंगे तो शायद अच्छा लगेगा। आज तो वुमेन हैव प्रोग्रेस्ड मच। इस कविता का नाम है साधारण लड़की, डेडिकेटेड टू अमृता प्रीतम। श्यामली एक साधारण लड़की थी, बीए तक पढ़ी थी, मेरी पड़ोसन थी वो। ना तो वो सुंदर थी, ना ही कुरूप, और सब साधारण लड़कियों की तरह थी। कोई कहानी उस पर रच नहीं सकती थी, साधारण लड़की है ना। कारण उसके माता पिता और भाई उसे किसी कहानी की पात्रा बनने का अधिकार नहीं देते। ये उस समय की स्थिति थी। जीवन तो था, रसोई से आंगन के बीच और वापस, या फिर अपने सहेलियों के साथ फिल्मी चर्चों के बीच। दिस वॉज द लेवल ऑफ द इंटेलेक्चुअलिज्म उन लोगों। उस समय मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स केवल फिल्म ही चर्चों तक ही, नथिंग बियॉन्ड, नो कैरियर्स, नो वर्ल्ड अफेयर्स, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बस यही तक था। छत पर चढ़ती गीले कपड़े टांगने तो किसी चालू फिल्मी गीत गुनगुनाती। कभी कभार माँ या सहेलियों के साथ जाती बाजार। अकेले चलना मानो उसने सीखा ही न था। सीखा था तो माँ बाप और अपने भाई के हर बातों पर हाँ बोलना। मैं जानता था न जैसा बलशाली शब्द बोलना उसके साधारण होठों ने जाना ही न था। ना बहुत पावरफुल वर्ड होता है टू रिफ्यूज। आपके भीतर में कॉन्फिडेंस चाहिए, ऑडेसिटी चाहिए, करेज चाहिए। इसीलिए न जैसा बलशाली शब्द बोलना उसके साधारण होठों ने जाना ही न था। हाँ, प्रेम आया था जीवन में उसका एक बार, ना बात कुछ विशेष न था। बात केवल 2 चिट्ठियों तक ही सीमित थी, परंतु दिशाहीन जीवन को मानो एक दिशा तो मिला। उस साधारण लड़की के बेसुरे गीत, अंडर ब्रैकेट्स, जिसका संबंध उस चिट्ठी लिखने वाले के साथ था, ब्रैकेट क्लोज्ड, हर दिन मेरे कानों तक आकर ठहरती थी। और फिर एक दिन गीत बंद हुए। थप्पड़ों की कर्कश बोल न कह, और श्यामली की सिसकियां न कहते हुए भी मुझसे सब कुछ कह गया।
फिर एक दिन उसकी विवाह हो गई किसी और के साथ। चल पड़ी वो अपनी साधारणता को संजोए हुए किसी और की असाधारणता को संवारने। इसके पश्चात मैंने भी नौकरी कर डाला। बिल, लेजर और अकाउंट्स के सिलौटी में पीसता रहा। दिन ढलते गए, समय गुजरता गया, तो एक शाम हठात ही श्यामली दिख गई। क्यों रही, मैंने पूछ डाला। कहाँ खो गई थी? भैया मैं खोई कहाँ, हंसकर बोली वो। मैं थी ही तब जब खो जाती। श्यामली एक साधारण औरत है, हम सबके घरों में रहती है। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन अगर इसको अगर आज के परिवेश में अगर आप लिखते तो श्यामली का कैरेक्टर कैसा होता है, या श्यामली का चित्रण कैसा करते? क्योंकि वो जो नहीं, डेफिनेटली 3 दशक के, आप तो चेंज के गवाह हैं और आपने उस प्रोसेस को देखा है कि कैसे सारा कुछ बदला है। तो समाज में अभी आपको ये कैसा लगता है कि क्या क्या श्यामली आज भी कहीं ना कहीं, कोई श्यामली गांव में बिल्कुल मैं मान सकता हूँ, लेकिन एक छोटे कस्बों में और शहरों में जो बदलाव आया है और जो शिक्षा की एक लहर जो गई है, क्या उससे आपको बदलाव परिलक्षित होता नहीं, है? बदलाव तो आया है, इसमें कोई बिल्कुल। दो मत नहीं है। उनको देखोगे आप, लुक एट द कॉन्फिडेंस इन देयर वॉक। हमारे 70-60 के दशक में ऐसे नहीं थे वो। घर से निकलते ही कहा थे, यही तो उनका चित्रण था। हम्म। यही तो उसका चित्रण। दे हैड नो मैक्सिमम, हम नहीं कह रहे कि सब, मेजॉरिटी। मेजोरिटी। यस। मेजॉरिटी अब तो खैर काफी बदल गया है। थिंग्स हैव चेंज्ड मच। यस। तो ऐसा हो सकता है, हो कुछ कुछ जगह पर, लेकिन मेजॉरिटी में तो मेरे ख्याल से तो पढ़ाई लिखाई में काफी अग्रसर हुए। ये हर चीज में औरत आगे बढ़ी है। हाँ, आज की फैमिली भी मुझे लगता है कि असाधारण है। असाधारण हो गई है। हाँ। तो इसलिए कहता है ना, औरत कभी भी मर्द का बराबर कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि औरत हमेशा से ही मर्द के ऊपर में, श्रेष्ठ। तो बराबर होने का चांस ही नहीं। बिल्कुल। बहुत खूब। तो shall I go into another one, हाँ Ranjit, if बिल्कुल you permit me? बिल्कुल। यस, प्लीज तो गो अहेड। एक कविता, ये काफी, ये भी मैंने 70 के दशक में लिखा था, और ये एक प्रेम की कविता है। तो प्रेम के बगैर तो कविता हो नहीं सकता, और प्रेम का दौर तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति गुजरता है, चाहे प्लेटोनिक हो चाहे डायरेक्ट हो। तो ये कविता आई हैव रिटन, मैंने लिखा है एक औरत के पार्ट से, एज एन औरत हमने लिखा है। ये कविता 70 के दशक में, 70 नहीं शायद, ये हमने, ओ ये 81 में लिखा हमने। ये एक औरत के नजरिए से औरत लिख रही है। तो ये दिस इज अ पैशनेट पोएम, लव पोएम। तो आई होप यू लाइक दिस। गो अहेड। तुम मेरी चाहत थी देखूं तुम्हें वर्षा की नरम फुहार में, छू तुम्हारे शरीर को उषा की रेशमी किरणें जब तुम्हें नहलाता हूं। हंस रही थी मैं, तुम्हारा गुस्सा तुमसे संभल नहीं रहा। अपनी आलस होठों को मैंने तुम्हारे गालों पर हल्के से रखी थी। मेरे कुछ शरारती बाल तुम्हारे चेहरे को हल्के से सहला रहा। मैं जानती हूं मेरी हर रोम छिद्रों में तुम्हारी सुगंध आज भी संचयित है। मेरे घर के पीछे में लगे यूकलिप्टस पेड़ के भीतर से आज भी मैं पूर्णमासी के चांद को देखती हूँ। मार्च के महीने में जब पत्ते छंद बनाकर धरती पर उतर आते हैं, मैं सुनती हूँ उनके संगीत। हाँ, चाहा था मैंने तुम्हें, मुझे याद है, हंस रहे थे तुम, मेरा गुस्सा मुझसे संभल नहीं रहा था। मेरे नाक को हल्के से
मरोड़ कर तुमने कहा था तुम एक पगली हो, जीवन मेरे लिए थम गया था वहीं, मेरे धमनियों में बहती रक्त की धारा, मेरी सारी अस्तित्व सब सब रुक गया था। हाँ, वर्षा आज भी देखती हूं मैं, हरे पत्तों से टपकती है बूंद, छपाक से धरती पर संजोए पानी में। हाँ, इस छपाक में भी तो संगीत है। काले घने बादलों की रहस्यमय आकाश, मैं जानती हूं कि तुम हो दुनिया के इस भीड़ में कहीं, तुम जहां भी होगे आज, घिरे हो तुम मेरी इश्क चाहत के वृत्त में। दिस इज अ लव पोएम। इसके पश्चात ये कविता रामू की नौकरी, ये कविता काफी चर्चा में आया था। तो आई होप यू विल लाइक दिस। रामू की नौकरी, उसका नाम था रामू। मेरे घर का था वो नौकर, फटी बनियान और एक मैला हाफ पैंट पहने, अपने पिता की उंगली थामे, दबा दबा सा चेहरा लिए मेरे घर जब वो आया, मैं जान गया था नाम उसका होगा रामू ही, कारण ऐसे के नाम होते हैं रामू ही। पहला दिन उसका मेरे घर में, टीवी, लैपटॉप, माइक्रोवेव, एसी इत्यादि देख आश्चर्य से उसकी आंखें तैरती। उपरांत उसके पिता को मिली आश्वासन। क्या आश्वासन मिला? रहेगा रामू घर के सदस्य जैसा। अचानक मानो वो पृथ्वी के स्वर्गलोक में प्रवेश कर गया हो। अब गांव का मकान दिखता था कितना गंदा और छोटा। रामू का मकान अब दिखता था कितना गंदा और छोटा छोटा। माँ का चेहरा भी हो गया था क्षीण। धूल से लिपटे हुए साथियों के संग गांव के पोखर में हुड़दंग। आज मानो लज्जा की है एक बात। भैंस के पीठ पर चढ़कर सारे गांव की परिक्रमा, कितनी बचकानी वाली है थी ये बात। कलुआ जो जीभ निकाल कर दौड़ता उसके आसपास, आज दिख रहा था केवल एक पिल्ला। था वो अमीर घर का एक सदस्य। मेरी पत्नी जब बच्चों को उसके हवाले करके कहती, जा रे रामू, छोड़ आ दीपक को स्कूल, तब कहां उसे ज्ञात कि था वो एक नौकर ही। दीपक था तो उसका हम उम्र, दीपक यानी मेरा पुत्र। दीपक था तो उसका हम उम्र, पर लगता उसे कि इस कार्य से होती है वृद्धि उसका गुरुत्व। स्कूल ले जाना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, और इस पद की गुरुत्व होता प्रयोग जब समझाता दीपक को रामू की रास्ते के किस छोर पर चाहिए चलना। शाम को जब घर का नौकर रामू 3-4 बच्चों को ले जाता पार्क, गर्व से सर चढ़ा रखता वो कि इतना बड़ा उत्तरदायित्व। गांव का भोला भाला रामू इतनी सी वयस में हठात ही हो गया था एक गंभीर रामू। मालूम ही था कहा कि उसके बचपन में उसका उड़ गया था कपूर की भांति। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों पर लाद देंगे तो उसका बचपन कपूर की भांति उड़ जाता है। सदस्य तो था वो एक अमीर घर का, पर था मनाई उसे कुर्सियों पर बैठने की। ऐसा ही होता है ना, नौकर तो है वो, लेकिन था मनाई उसे कुर्सी पर बैठने की। हिपोक्रेसी देखिए कि
उसके पिता को ये मिला के ये एश्योरेंस मिला कि आपका बेटा रहेगा घर के सदस्य के जैसा, लेकिन था मनाई उसे कुर्सियों पर बैठने की जिन पर बैठकर बाकी सदस्य देखा करते थे टीवी। बैठना ही है तो फर्श की है विलासिता। उसके बिस्तर के नाम पर था 2 फटी चादरें और 3 बोरे। सवेरा होते ही माँ मेरी जगा देती उसे। दवाइयां लिए नींद से लदी आंखों को मसलते हुए होता दिन की उसकी शुरुआत। खटाल को साफ कर, गाय को नहलाता, मसाला पीसता, झाड़ू लगाता, घर पोंछता, कोयला तोड़ता, पानी भरता, कपड़े धो धो कर टांगता, खाना पकाने में सहायता करता, खाना परोस कर फिर खाता, अंत में हर खिड़की दरवाजे को करके बंद, मालकिन की पांव दबाकर जब जाता वो रात को सोने, तब यह छोटे से शरीर व्यथा से टूट रहा होता। माह के अंत में आता रामू के पिता एक सुबह और ले जाता उसका कमाया हुआ माहवार। द्वारी पर खड़े रामू सजल नयन से देखता पिता अदृश्य हो रहा भीड़ में, अपने खाली हाथों से हल्के से रखता चौखट के कोने पर। बिकॉज हाथ खाली, सारा महीना वो कमाया, बिल्कुल। लेकिन कमाए कुछ ना हुआ। पिता पूरा उसका कमाई लेके चल गया और खाली हाथ को वो रखता चौखट के कोने पर। शहरों की होती है अपनी एक संस्कृति, है ना। एक तो ये वयस और ऊपर से नौसिखिया की उत्तेजना। कभी बाजार भी भेजा जाता उसे, 4 किलो आलू की जगह लाता वो 3.5 और आधे किलो के पैसे डालता वो पॉकेट में। कभी मैं भी भेजता उसे लाने ये या वो, तब बचा कर पैसे रामू लाता वो और ये, और इस ये में रहता शामिल होता खैनी या सिगरेट। करता वो अपना कपड़ा साफ, रुखी बाल पर लगाता सुगंधित तेल, फिर करता वो कंघी की कारसाजी। पत्नी मेरी नादान कहती, वाह आजकल तो रामू दिखता हीरो। गदगद हो जाता रामू, रास्ते में चलती लड़कियों को देख बदल जाता रामू की चाल, और कभी फेंक देता वो अशोभनीय टिप्पणियां उनकी ओर। एक अजीब गर्व सा अनुभव करता वो कि लो बन गया मैं आज एक शहरी। था कहां सड़ रहा था कल कौन सा गांव में। ले आया वो एक रोज बाजार से खरीद कर एक संदूक, 4 ईंटों पर रखा उसे सीढ़ी के नीचे। साबुन, तेल, कंघी, कुछ कपड़े, कुछ फिल्मी कलाकारों के फोटो को रखा सजाकर बड़े प्यार से, और कपड़ों के नीचे रखा खैनी व सिगरेट। मानो यह संदूक ही था संजोया हुआ उसका संसार। एक दिन बड़े भैया की घड़ी हो गई गुम। असल में घड़ी तो असावधानी से छोड़ आए थे दफ्तर में ही, पर याद उन्हें था ही कहा। उठा लिया वो सारे घर को सर पे, कहां गई घड़ी। रामू चिल्लाई बड़ी भाभी। था वो खटाल में कर रहा था गोबर की सफाई। धोकर हाथ आया वो दौड़कर, घड़ी है कहां। प्रश्न नहीं मानो, वो था वो आदेश। हैरान रह गया वो, तूने ही की होगी चोरी। आजकल तो बदले हुए रहते हैं तेवर साहब के। लोफर के जरा बाल तो देखो, चल दिखा तेरा संदूक। इस घर में कोई भी ना था जिसे कह पाता वो अपना। था केवल वही संदूक,
मानो था यही उसकी प्रतिष्ठा व अहंकार। सिंदूक खोला गया, कपड़े उठाए गए, घड़ी तो थी नहीं, थी केवल 4 सिगरेट और फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें। रामू को लगा कि वो निवृत्त हो गया है। रामायण के युग में धरती धरती नरम रही होगी, तभी तो वो स्वयं फटकर समा लिया था सीता माई को अपने में। पर आज क्यों नहीं फटती ये धरती? क्या आज वो बन गई है क्रूर? कारण चाहे जो भी हो, सॉरी, कारण चाहे घड़ी हो या सिगरेट, गुस्से को तो बरसना ही है। लात, जूता और थप्पड़ों के रूप में। रामू रोकर भी प्रमाणित न कर पाया कि वो निर्दोष है। लेट गया वो बिछावन में और मुंह छिपा लिया अपने तकिए। गहरी धुंध से निकल आया माँ का चेहरा। माँ तो इतनी प्यारी तो थी नहीं कभी। याद आया कितने दिनों से देखा नहीं था वो माँ को। होठ उसके कांप उठे और हल्की सी आवाज में पुकार उठा वो माई। भीतर मानो कोई बांध सा टूट गया हो। आंसू नदी की भांति बहने लगे। एकाएक सॉरी भीग गई मैली सी उसकी चादर। एकाएक उसे याद आया उसका गांव। 8-10 छोकरे पोखरे पर मचा रहे हैं हुरदंग। जल का छपाक छपाक रामू के कानों तक पहुंचकर ठहर गई। इस बार उसके गांव में इमली अच्छी आई होगी। इमली की सुगंध रामू के नाक को छू गया। न एक पल और रुक नहीं सकता वो यहाँ। गांव उसे लौटना ही होगा। उठ खड़ा हुआ वो, खोला वो संदूक। 20 रुपए मात्र थे। कौन सी ट्रेन जाती है उसके गांव और ना जाने भाड़ा भी है कितना। मालूम था उसे कहां, पर रुक नहीं सकता एक पल और वह यहाँ। सिंदूक को कर बंद, पैसे को डाला वो जेब में। निशब्द कबाड़ खोलकर रामू ने रात के अंधेरे में पांव रख दिया। बहुत ही अच्छी कविता थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे मुझे मतलब मैं जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ कि ऐसी परिस्थितियों को मैंने देखा है बहुत सारे घरों में, कि अक्सर ऐसा होता है कि मतलब कुछ भी अगर इधर उधर थोड़ा हो गया तो सारा जो दोष है वो मढ़ दिया जाता है कि भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि एक चीज तो रही जाती है, गांव को छोड़ के आता है कोई बच्चा शहर में कार्य करने या सहयोग करने, चाहे वो होटल पे हो चाहे हाउस हेल्प की तरह आता हो, लेकिन लेकिन उसकी उसका जो दर्द है और उसका उसका जो एक चित्रण आपने किया है वो काफी मतलब थैंक यू। हृदय को छूने वाला है। और हर स्टेज को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पैनी निगाह से देखा है। ऐसा लगता है कि जैसे घटना एकदम आंखों के सामने हो रही हो। बहुत को थैंक यू थैंक यू। क्या अब मैं एक इंग्लिश कविता पढ़ूं? सुभाषित सर, आप बार बार ये पूछते हैं, मुझे अजीब सा लगता है। आप एकदम बिल्कुल खुल के पढ़िए, ये आपका मंच है। मैं कौन होता हूँ? मुझे मुझे ये बोलने में बहुत ओके। दिक्कत होती है। आप ये बिल्कुल आगे कविता बढ़िए। ये मेरे साथ घटित हुआ। ये बहुत साल पहले, हम समझते हैं 10 साल पहले की बात है। मैं पैदल चल आ रहा था खूंटी से रांची की ओर, जी बिकॉज आई लव ट्रेकिंग और हमने बहुत सारे ट्रेक्स किए। ये एक ट्रेक मैं कर रहा था, आई वाज अलोन। तब रास्ते में बारिश आ गई और उस बारिश के दौरान मैं छुप कहां सकता। एक आम का पेड़ था, उसके नीचे रुक गया, वो मैदान में, खुले मैदान में। दैट वाज आल्सो वेरी डेंजरस ना। तो वहां मेरा क्या,
रेवोल्यूशन हुआ, तो दिस स्मॉल पोएम इज बेस्ड ऑन दैट. दिस इज एन इंग्लिश पोएम. मैं धीरे पढ़ूंगा. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. Revelation on a stormy day. The storm blows with the rage of an untamed mighty bull. बहुत जोरदार स्टॉर्म था वो काल बैशाखी होता है ना, मार्च अप्रैल मई के महीना में. It was that. The storm blows with the rage of an untamed mighty bull. हाँ बता दूं, this is a spiritual poem. This is a purely adhyatmic poem. Well, I hope you will understand this and like it similarly. I shelter from the rain beneath an old mango tree that sways reluctantly. Hawa mein, it is swaying reluctantly as her branches shriek in repugnance. बहुत जोरों से आवाज हो रहा है. Right now, I soak under a mango tree in the rain, having no place to hide under. Apprehensions of lightning falling on the tree or a branch suddenly slumping on me has ended abruptly. एकाएक वो जो भय, वो जो डर है कि लाइटनिंग मेरे ऊपर गिरेगा या कोई ब्रांच मेरे ऊपर गिरेगा, has ended, खत्म हो गई. At this very moment, suddenly I lose myself. I fail to remember my name, my haunting past, my daunting tomorrow. I am forgotten by me. This moment seems complete. I have nowhere to go, nothing to do. I am suddenly filled with an unfamiliar ecstasy. ये जो ecstasy can only come when you forget yourself, when you do away with your ego and your name and your body feelings. So I had this feeling for a fraction of moment. I am describing that moment. I am suddenly filled with an unfamiliar ecstasy, happiness, adbhut ek anand, as I have lost my name this moment. Tears gush out, khushi, anand ki, and my loud cries of liberation merge with the roaring storm. This momentary experience is indeed a revelation. I hope you have understood and enjoyed this. अगला एक हजारीबाग की छोटी सी कविता पर आते हैं. हजारीबाग की कविता है हजारी, because I normally write आजकल, I normally write on हजारीबाग. हजारीबाग के लैंडस्केप, हजारीबाग के विल्डरनेस, हजारीबाग के पहाड़, यहाँ के जंगल, नदी नाले, यहाँ के गांव के लोग, all this ये मेरे बहुत ही दिल के करीब है. तो आज मैं एक हजारीबाग की एक नदी है सिवाने, आपने नाम सुना है रंजीत? हाँ, नाम सुना है. तो it is on that सिवाने. सिवाने गांव की नदी, जीर्ण और दुबली, बरसात को छोड़ हर मौसम में रुक रुक कर बहती और कहीं बहती नहीं. पर बरसात में इस शीर्ण नदी में पानी की आती है बाढ़. इस विशाल भंडार को पाकर स्वयं को संभाल ना पाती है सिवाने. जैसे स्कूल में हठात ही छुट्टी हो आई हो, उछलते कूदते
अनुशासन को तोड़ आनंद की अभिव्यक्ति जैसे है करते, उपद्रव और शोर मचाते बचपन की मस्ती में शिवानी बहती जाती। पीपल, जरा यहाँ पर गौर करेंगे, हमने यहाँ पर जो लोकल झारखंड की पेड़ है उसी को हमने यूज किया है। पीपल, वट, करौंज और बांस की झाड़ के भीतर से एक गांव है दिखता। कहीं एक चरवाहा ने बांसुरी की तान है छेड़ा। दिस इज प्योर झारखंड, यू नो, दिस इज प्योर झारखंड। सर पर सब्जी की टोकरी लेकर पानो चली बाजार। ये नाम भी जरा गौर करें, ये प्योरली रूरल नेम है, आजकल के जैसा अर्बन नेम्स नहीं। जैसा बड़ा आजकल बड़ा एजुकेटेड एंड अर्बन नेम्स आता है ना हमारा, तो गांव में उस जमाने में कहाँ इस तरह का नाम होता था, पानो देवी इस तरह का नाम। तो सर पर सब्जी की टोकरी लेकर पानो चली बाजार। आज है सोमवार, हटिया का दिन, चलेगा खरीद बिक्री शीशम साल महुआ के छांव तले। नए प्रेमी युगल भीड़ से छुपकर सिवाने के एकांत जल पर अपनी परछाई देख विभोर होंगे। कल है बुधवार, मोहनी के लगन का दिन, गीत गाती औरतों की टोली सिवाने के जल में नहलाएगा उसे कल। भुवनेश्वर के घर पर, आई डिड नॉट यूज भुवनेश्वर, भुवनेश्वर they call it है। Bhubaneswar. This is the purely rural dictum, you know, that language. भुवनेश्वर के घर में उसके पोती है जन्मा। छठी के दिन गीत गाती औरतों की वही टोली ले जाएगी बच्ची को नहलाने सिवाने में। सिवाने के तट पर मृत भुवनेश्वर की दाह। नाउ भुवनेश्वर इज डेड। सिवाने के तट पर मृत भुवनेश्वर की दाह, जुटे हैं गांव के लोग। अब जरा गौर करेंगे, यू कैन सी 3 स्टेजेस हमने यहां वर्णन किया है। मैरिज, बॉर्न, बर्थ एंड डेथ। यहाँ के हर कार्य में सिवाने है शामिल। जेठ की रातों की सन्नाटा में सिवाने पर गिरती है तारों की परछाइयां। ये तो हुआ आदमी, अब व्हाट अबाउट नेचर एंड द एनिमल लाइफ? सिवाने फिट्स आल्सो देम। जेठ की रातों में सन्नाटा में सिवाने पर गिरती है तारों की परछाइयां। एक मादा सियार सिवाने के जल से अपने शावकों की प्यास है बुझाती। सॉरी, सिवाने एक दीनहीन नदी, दामोदर की शांत गरिमा, जिसमें अंततः वो समाएगी, है नहीं इसमें। इसकी धमनियों में तो है बहती महुआ, जामुन, करम और खोरटा की देहाती मिठास। लेकिन सिंधु की भांति सिवाने भी प्राचीन काल से किया है अनगिनत गांव का भरण पोषण, जो आज भी कर रही है वो। पर इसकी ये अहंकार व आत्मसम्मान ढक गया है इसकी निर्धनता से। ऐसी तुच्छ गांव और नदियों का इतिहास रह जाएगी अनकही, पर सिवाने कभी बहेगी, कहीं रुकेगी, कभी बहेगी। बहुत को मुझे लगता है कि एक नई शैली ही है। I don't know about that. लेकिन सिवानी जो कभी इस तरह का गांव सिंधु जैसा नाम तो नहीं कर पाया, लेकिन ऐसे गांव का इतिहास रह जाएगी अनकही। लेकिन फिर भी ये आज भी बह रही है। और
इसके पश्चात मैं, मेरे ख्याल से अंत में एक आध्यात्मिक और भी मैं सुनाना चाहता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से दिस इज इनफ, ओके। क्योंकि कविता ज्यादा लोगों पर भारी पड़ता है, दैट आई नो। तो अंत में एक और कविता, लास्ट में आई विल रीड ओनली वन पोएम। इसका नाम है, आप लोग जानते हैं, सुजाता, जो सिद्धार्थ गौतम को खीर खिलाई थी, और खीर खिलाने के पश्चात ही सिद्धार्थ को वो बुद्धत्व को प्राप्ति हुआ था। He attained that bodhihood. I hope आप लोग सब जानते हैं। और ये कांड हुआ था उर्वेला नामक गांव में, जो आज बोध गया के नाम से प्रचलित है। So ये this is a poem I have dedicated to Sujata. इस कविता का नाम है, a spiritual poem undoubtedly, सुजाता का खीर। सुजाता की खीर। मेरा आई हैव प्रॉब्लम्स विद माय हिंदी, मेरा स्पेलिंग्स और लिंग ज्ञान में मेरा है, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, बट आई हैव, मेरा इसमें प्रॉब्लम्स है। सर प्लीज गो अहेड। तो आई उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। सुजाता की खीर। हे जीर्ण भिक्षु, इन लोगों को अभी तक ये बौद्ध हुए नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी इसे भिक्षु ही कहा जा रहा है, क्योंकि ये भिक्षा मांग कर ये अपना रोजी, अपना गुजारा कर रहे हैं। और ये जो समय है, आप लोगों को मालूम होगा कि सुजाता के खीर खिलाने के पहले गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बने नहीं थे, एब्सोल्यूट उपवास में थे। वो इतना ठान लिया था, वो ठान लिए थे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं इस बगैर भोजन को प्राप्त किए, पानी को अंदर लिए, मैं उस ज्ञान को प्राप्त होना चाहता हूं। ये उनका ठान लिए थे वो। और आप जानते हैं कि गौतम सिद्धार्थ उस समय एकदम बिल्कुल स्केलेटल फॉर्म में आ गए। ये उसी समय ही सिद्धार्थ ने उसे इस खीर को ऑफर किया था। तो ये जीर्ण अवस्था में आ ही गए हैं। तो सुजाता कहती है, हे जीर्ण भिक्षु, तपती दोपहरिया में नैन मूंधे, पीपल छांव तले एक टक तुम ध्यान रत, जीर्ण काया से तुम्हारी मानो एक ज्योति सा विकिरण होता हुआ। कौन हो तुम? किस कारण से ये विपासना है तपस्वी? क्या खोज है तुम्हें आनंद की, या जीवन के पीड़ा की मुक्ति की? मुखमंडल पर तुम्हारी चंचलता झलक रही, क्या ये है मन की विचलित करती कोई अतृप्ति? गांव हमारी उर्वेला। उस समय बोध गया का गांव का नाम था उर्वेला। गांव हमारी उर्वेला छोटी सी, महिलाएं तुम्हारे सम्मुख रखी है फलाहार और पकवान, पर हे भिक्षु, इतने दिनों में न तुमने नयनदार खोले और न डाला तुमने अनाज की एक दाना। युगों से मानो ध्यानरत हो ध्यानी, भिन्न जाति का भोजन और जल क्या ग्रहण न करोगे तुम? मैं स्वर्ग की अप्सरा नहीं, न मैं अंतरिक्ष की गंधर्व। गंधर्व जो है वो अंतरिक्ष में रहते हैं हमारे पुराणों के अनुसार। तो वो खुद कह रही है इस ध्यानरत भिक्षु को कि मैं स्वर्ग की अप्सरा नहीं, न मैं अंतरिक्ष की गंधर्वा, तुम्हारी विपासना की मुरीद, मैं ग्वालन, मैं सुजाता। हे तपस्यारत भिक्षु,
तुम जागो, जागो तुम, शाल पत्तों की दोना में यह खीर, हे स्वर्णमयी स्वीकारो। She offers the kheer in a dona, in shal patta. उस नयन मुंद भिक्षु को उस स्वर्णमयी, जिनके बदन से मानो एक ज्योति सा विकिरण होता हुआ, विक्षिप्त नयन खुल गए। ऐसी आंखें तो देखा ना था कभी, ऐसी गहनता कि मानो अनंत भी समा जाए इनमें। और फिर भिक्षु बोल उठे, इसी खीर तो अनंत काल से प्रतीक्षारत हूं मैं, हे नारी उद्धार करो। उद्धार करो यानी लाओ, मुझे दो, मैं उसे ग्रहण करूं। तो इसलिए वहां पर वो कह रहे हैं उद्धार करो। भिक्षु ने खीर चखा, नयन मूंद गए उनके, विक्षिप्तता, चंचलता, विचलता समाप्त हो गई। शांत, तृप्त, आनंदमयी भाव फैल गई स्वर्णमयी के मुखमंडल पर। अब दर्शन हो रहा है, अब भीतर उनके एनलाइटनमेंट होने लगा है। He is now becoming the Buddha. वो बोधिहुड को प्राप्त कर रहे हैं। तो फिर से मैं वो लाइन को दोहराता हूं, भिक्षु ने खीर चखा, नयन मूंद गए उनके, विक्षिप्तता, चंचलता, विचलता समाप्त हो गई। शांत, तृप्त, आनंदमय भाव फैल गई स्वर्णमयी के मुखमंडल पर। इस ज्योतिर्मय भिक्षु को बुद्ध में परिवर्तित होते देख दूर खड़ी सुजाता भी उद्धार हो गई। तो उन्होंने स्वयं सामने बुद्ध को, अरे गौतम को बुद्ध में परिवर्तित होते देख वो भी उद्धार हो गए। हमारे अंदर भी ये बोधत्व जागे, हमें भी कोई वैसा सुजाता मिले, ऐसी कल्पना करता हूं मैं कि कहीं ना कहीं जाके हमारे जो ये जो वैचारिक जो चलते रहता है माया का दौर, और जो हम लोग भाग रहे हैं एक रेस में शामिल है, उसमें कहीं ठहराव आए और ऐसा कोई सुजाता का खीर हमें भी चखने को मिले या हम लोगों के भी नसीब आए तो बहुत अच्छा रहे मानवता के लिए। तो आज इतना ही तक रहने देते बहुत हैं। बहुत मैं खूब। रंजीत, I don't want to pressurize much. No, Whatever. it was sheer pleasure, I would say. बहुत ही अच्छे Thank तरीके से, you और very आपका जो much. नरेशन का स्टाइल है, it's really very different, and we Thank get to you. know a history behind each of your poetry। और आपने कहा, जैसा कि आपने बताया था कि मतलब एक ऐसा भी क्षण आया कि शोध के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आप अपने पोएट्री को नहीं बचा पाए, और जो आपका फाइल था उसको दीमकों ने चट कर गया। उसके अरे बाद भी पूरा जो मोतियां बची हुई हैं उसको आपने निकाला है, संजोया है और हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जोहार सर। आपको रंजीत और सुनने वाले जो भी हैं। थैंक यू। थैंक यू।